वेलकम टू बायो क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में, बहुत दफ़ा आ चुका है। इसको हम डिस्कस करेंगे। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। साइंस ने बायो के अंदर इंसानियत की बहुत खिदमत की है, जैसा कि एक वेज है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आबादी का ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे मसाइल थे इंसानों को, जिसमें फूड प्रोडक्शन के ज़रिए इन मसाइल को कम किया गया। कम्बाटिंग डिजीज़ और बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां हैं, उनका इलाज मेडिसिन के अंदर बायो ने इंसान की बहुत खिदमत की है। प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्वेशन इन्वायरमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्री की वजह से इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड हो रहा था, पोल्यूशन आलूदगी का बैस बन रहा था, तो बायोलॉजी के ज़रिए बहुत सारी आलूदगी को भी कम किया गया। बायोलॉजी एडवांस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप बायोलॉजी एडवांस के अंदर फूड की फील्ड के अंदर, हेल्थ की फील्ड के अंदर इंसान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इजाफा किया गया। मिसाल के तौर पर इंसान की म्यार ज़िंदगी को बेहतर किया गया बायोलॉजी की वजह से। जैसे कि आजकल की ऐसी ज़बरदस्त फूड तैयार की जा रही है हाई क्वालिटी की, और इंसान का सेहत में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसा कि मुख्तलिफ ऑपरेट वगैरह होते हैं। ख़ास तौर पर हार्ट का पहले इलाज नहीं था, तो वही बायो की मदद से डायलिसिस वगैरह, ये सारा ही बायोलॉजी की फील्ड का ही कमाल है। प्लांट प्रोडक्शन हैज़ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैराइटीज़। प्लांट की वजह से बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स के अंदर इम्प्रूव की गई पहले से एग्जिस्टिंग वैराइटीज़, पहले से पाई जाने वाली वैराइटीज़, जैसे कपास की आजकल बीडी कॉटन आ गई है, ज़्यादा पैदावार देती है। गंदम के अंदर आने वाली जो नई वैराइटीज़ है उससे भी ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो हम कह सकते हैं डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड्स के नई डेवलप हुई है नई टेक्निक, जिससे बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। ऐसी वैराइटीज़ भी आ चुकी है जिन्हें बीमारी नहीं लगती, डिजीज़ रेजिस्टेंस के उसके खिलाफ मुज़ाहमत है, उन बीमारियों का वो मुकाबला बड़ी आसानी से कर जाती हैं। ये वाली जो न्यू वैराइटीज़ की डेवलप हुई हैं बायो की मदद से। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स, जो प्लांट्स को और एनिमल के ब्रीडर्स हैं। ब्रीडर्स का मतलब वो लोग जो एनिमल और प्लांट्स की आगे प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, उसकी नई स्पीशीज़ बनाते हैं, प्रीवियस स्पीशीज़ की आपस में मिलाप या ब्रीड्स करवा के न्यू वैराइटीज़ बनाते हैं, नई इकसाम की वैराइटीज़ बनाते हैं, उसे हम ब्रीडर्स बोलते हैं। प्लांट और एनिमल्स के जो ब्रीडर्स हैं उन्हें डेवलप किया है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि उन्होंने उन कैरेक्टर्स का आपस में ब्रीड करवा के जो नई वैराइटीज़ बनानी है, जो करैक्टर्स उन्हें अच्छा लगता है कि ये जाकर उन्हें अच्छा एक इनकम देगा, तो उन ही करैक्टर्स को वो लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कपास की बात करें, तो कपास के अंदर जो करैक्टर ज़्यादा उसका फ्रूट लगा के देता है, ज़्यादा यील्ड देगा, उसी करैक्टर्स को उसके अंदर शामिल किया गया। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स को इस्तेमाल किया। जेनेटिक्स बोलते हैं जीन्स की स्टडी करना। अब उनने उनके डीएनए के अंदर ऐसा जीन निकालेंगे, मिसाल के तौर पर अगर ये एक डीएनए है, तो जीन का वो पार्ट्स यहाँ से निकालेंगे किसी और जानदार में से, और वो जो ज़्यादा प्रोडक्शन देता होगा वो वाला जीन इंफॉर्मेशन इसमें से डालकर उस नई वैराइटी जो बनाएंगे उसके अंदर वही वाले जीन इंटर कर देंगे। तो उससे जो नई नस्ल बनेगी या उस वैराइटीज़ की न्यू बेटर वैराइटीज़, मिसाल के तौर पर हमने ज़्यादा पैदावार वाला जो जीन्स डाला है, जो उसके कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, वो उसके अंदर अब आ गया है। जैसे कि वीट, गंदम में, राइस, चावल के अंदर, मकई के अंदर, चिकन के अंदर, जैसे कि चिकन है ब्रॉयलर, तो उससे बहुत ज़्यादा गोश्त मिलता है। काऊ का गोश्त में इजाफा हो गया है, उसके दूध में इजाफा हो गया है, शीप हो गया, ये सारे के सारे। इसकी जो सिंपल मिसाल है, पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। आजकल जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं, जो डेयरी फार्म बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, उसको ब्रीड्स करवाते हैं, ब्रॉयलर मुर्गी वगैरह, तो डेवलप ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक, के ब्रॉयलर जो है वो जल्दी, जो ब्रॉयलर्स हैंड्स हैं वो जल्दी अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जल्दी और चीप वाइट मीट और हमें सस्ता वाइट मीट मिल जाता है। जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंट एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट। प्लांट की वैरायटी के अंदर एक ऐसे जीन्स इंटर किए गए हैं जिसको बीमारियों के खिलाफ उसकी मुज़ाहमत है, कि उससे वो जीन्स को, उस जीन्स से वो बड़ी
अच्छे तरीके से वो मुकाबला कर लेता है और बीमारियों से नहीं बीमारियां उससे नहीं लगती। डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, और जो भी कैरेक्टर्स हम प्लांट्स में वो देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर्स प्लांट्स में होने चाहिए, वो जीन हम न्यू प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे और वही कैरेक्टर्स प्लांट्स में के अंदर आ जाएंगे। और ये जो सारा डिजीज रेजिस्टेंस या जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और ऐसे पौधे जिनमें हमने जीन्स इंटर किया है अपनी मर्जी का, तो उन प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए, ऐसा पौधा जो बाहर से किसी और का डीएनए या जीन रखता हो, इनकारपोरेट उसके सेल्स में इंटर कर दे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक प्लांट्स है तो इस प्लांट्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अगर ये प्लांट्स है तो किसी और का जीन्स हमने क्या किया हुआ है इसके अंदर इंटर कर देते हैं। अब इस प्लांट्स में जैसे वो जीन्स इंटर करेंगे तो जो कैरेक्टर्स इस जीन के पास थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इस प्लांट्स के पास आ जाएंगे, तो हम इसे ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे कि एक किसी दूसरे प्लांट्स का जीन्स है, उसका डीएनए है, उसका जो हमने कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इस प्लांट के सेल में इंटर करके उसको उसकी मर्जी के मुताबिक बना देंगे। ये सारा काम क्लोनिंग से होता है। क्लोनिंग बोलते हैं कॉपीज बनाना, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ट्रांसजेनिक सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। सबसे पहले क्लोनिंग की डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपने प्रोडक्शन करनी है जेनेटिकली और आइडेंटिकली, कि उसके जीन जिस तरह एक पहला एक जानदार है उसका जीन डीएनए बिल्कुल सेम है, जो दूसरा जानदार हो उसका भी डीएनए या जीन बिल्कुल क्या हो, सेम हो, तो जेनेटिकली सेम हो और शक्ल से देखने में भी बिल्कुल आइडेंटिकली भी क्या हो, बिल्कुल सेम हो, कॉपीज बना रहे हो जानदारों की। ये जो सारा प्रोसेस क्लोनिंग का होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होता है, इसे हम क्लोनिंग बोलते हैं। यूजिंग स्पेशल टेक्निक, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हम खास टेक्निक डेवलप करते हैं जिसे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक बोलते हैं। A plant pathogen, fungi, insects, pests of crops which weaken the plants, reduce the yield had traditionally had been controlled by using chemical fungicide, insecticide। अब जैसी पौधे हैं प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, जो प्लांट्स जो कुछ प्लांट पैथोजेनिक फंगस, कुछ ऐसी फंजाई आ गई हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। इंसेक्ट्स के तो उन फंगस को मारने के लिए हमने स्प्रे का इस्तेमाल करना है। इंसेक्ट पेस्ट, तो हमने इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे फसलों के ऊपर। विच वीकन द प्लांट, जो पौधे को जो है कमज़ोर भी कर देते हैं, उसकी पैदावार भी जो कम हो सकती है। क्या हमने मुख्तलिफ फंगस लग गया हमारे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को, फसलों को, इंसेक्ट्स लग गया है, तो उसके लिए हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। जब हम वो देंगे हमारा पौधा उससे वीक हो जाता है और उसकी पैदावार कम हो जाती है। अब हमने क्या करना है, इनका कम से कम इस्तेमाल करना है। कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसके ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं और ताकि हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अब हम इसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स फॉर इंसान के लिए वो जहरीलापन ना हो, कि जो हमने स्प्रे का इस्तेमाल किया है, फंजीसाइड का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, प्लांट्स में चला जाएगा, प्लांट से इंसान उस पौधे को ईट करेगा, तो उससे वो इंसान के लिए सेहतमंद है और इस इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारे माहौल को भी ख़राब करता है। Moreover, there are chance of insects becoming resistant to the effect of these chemicals। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं इंसान की सेहत पर असरअंदाज होंगे। इंसेक्ट बिकम, इसके अलावा उन इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस आ रही है, मुज़ाहमत आ रही है, बार बार स्प्रे से हम कर रहे हैं तो उस होता भी कुछ नहीं है, उससे हाई क्वालिटी की और हमें जहर इस्तेमाल करना पड़ेगी और प्लांट्स के अंदर वो जहर जाएंगी तो इंसान के लिए ख़तरा है। तो उसके लिए हम एक नई टर्म्स बायो ने ईजाद की है जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। इसके ज़रिए हम इन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के अंदर कि हम जो बीमारियां हैं कंट्रोल करेंगे सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड, और वो चीज़ें जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं उसे ख़त्म करेंगे। अब उसकी जो सिंपल मिसाल है, पेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कम्पीट विद इवन देन, आप मगर मुकाबला भी करता है मगर उसे ईट भी करता है, नुकसान भी देता है। उसकी ये सिंपल मिसाल है कि हमने एक एफिड है, वो अटैक करता है वालनट ट्रीज के ऊपर, उसे हम कंट्रोल कर देते हैं वास्प के ज़रिए। वास्प जो है वो एफिड को ईट करता है। अब एफिड अटैक पहुंचा रहा है हमारे दरख्त वालनट को,
अब हमें पता है एफिड को कौन ईट करता है, वास्प। तो वास्प जहाँ जाकर उस दरख्त पर छोड़ देंगे तो वास्प ने एफिड को ख़त्म कर देना है, वास्प ने वॉलनट ट्रीज को कुछ नहीं कहना। तो सिंपल बात यह है कि अगर एक हमारे पास क्रॉप्स है और उसका पैरासाइट जो है वो एक ख़ास किस्म का पैरासाइट इंसेक्ट्स है जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचा रहा है, तो हम उसका अल्टरनेट हल ये तलाश करना है कि वो जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है पैरासाइट, उसको ईट करने वाला, उसका जो खाने वाला होगा उस जानदार को हम तलाश करेंगे, उस फसल में जाकर छोड़ देंगे। अब वो उसको खा जाएगा जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा होगा। मगर उसमें ये देखना है कि जो इंसेक्ट्स या जो जानदार जो हम अपनी क्राफ्ट्स के ऊपर छोड़ रहे हैं वो ये तो नहीं है कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज बायो पेस्टिसाइड्स, कुछ बैक्टीरिया हैं वो इस्तेमाल होते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पर। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज, ऑल अदर कॉमन डिजीज ऑफ प्लांट कैन बी अचीव बाय यूजिंग रेलिवेंट एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज आर कंट्रोल। सच अप्रोच ऑफ डिजीज कंट्रोल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM। अहम शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे मुनासिब तरीकाकार जिसके अंदर हमने वो तमाम ख़तरनाक बीमारियों को कंट्रोल करना है, वो IDM कहलाता है, इंटीग्रेटेड एक साथ मिलकर डिजीज़ मैनेजमेंट। कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वो ख़ास पार्टिकुलर डिज़ास्टर ख़तरनाक बीमारियाँ, वो तमाम कॉमन डिजीज़ प्लांट्स के अंदर जो होती हैं वो तमाम रेलिवेंट मिलते जुलते अप्रोप्रिएट खा स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का इस्तेमाल करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करना, वो तमाम मुनासिब मेथड को इस्तेमाल करना, ये जो अप्रोच है जानदारों के अंदर ये कराते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। नेक्स्ट एम शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स लाजमी है प्लांट्स के लिए और कौन सा नहीं है, इसे हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स बोलते हैं। इन दिस टेक्निक प्लांट्स आर ग्रो एरेटेड वाटर, इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं इरेटेड वाटर्स के अंदर, के जिसमें सिर्फ एयर शामिल हो, उस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स शामिल ना हो। विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट्स हैव बीन एडेड, फिर ऐसा है तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट जो है ऐड करते रहेंगे कि हमने एक पानी के अंदर उनको प्लांट्स को ग्रो करवा लिया है, जैसे प्लांट्स ग्रो करेगा तो उसमें एक मिनरल ऐड करेंगे फिर दूसरा करेंगे, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा मिनरल से उस प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो हमें पता लग जाएगा इस प्लांट्स के लिए ये वाला मिनरल जो बहुत लाजमी है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर येट फेजिबल, एस्ट्रोनॉमर जो एस्ट्रोनॉमर ऊपर जाते हैं खला में जाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स, मगर बहुत बड़ा कम मिकदार के अंदर उसकी ग्रोथ करवाते हैं। डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मुख्तलिफ टेक्निक्स है फूड को महफूज करने के लिए। डेवलपिंग प्रोटेक्टिंग फूड फ्राम स्पॉइलेज, के हमारे फूड ख़राब ना हो, यूज़ कर सकें लंबे अरसे तक, उसे स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें वो लॉन्ग डिस्टेंस, और कि हमारी खुराक डैमेज ना हो। जैसे पास्चराइजेशन ने लॉस पास्चर ने डेवलप किया था पास्चराइजेशन, इसमें हम अपने प्रिजर्व कर लेते हैं मिल्क को गर्म करके, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए और प्रोडक्ट्स है जिसे हम धूप लगा कर या और उसके बैक्टीरिया वगैरह को किल करके हम अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं, इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिजीज़ कंट्रोल। अल्लाह हाफ़िज़।